हाय, माई सेल्फ हितेश। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन का इतिहास। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो किसके ऊपर था? छत्तीसगढ़ नामकरण का इतिहास था। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा छत्तीसगढ़ गठन का इतिहास, छत्तीसगढ़ के गठन का इतिहास। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ना पुराने इतिहास पे चले जाते हैं। इतिहास पे कहाँ तक जाते हैं? कलचुरी शासन तक जाते हैं। हम जानते हैं कि कलचुरियों का शासन 750 से 800 सालों तक हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर रहा। साम्राज्य था उन लोगों का। कलचुरियों के बाद आए मराठा, मराठा के बाद आए ब्रिटिश। ठीक है, तो कलचुरियों के समय क्या होता था? उसके पहले तो बहुत विकास हुआ इस क्षेत्र का, सब क्षेत्रों में विकास हुआ। ठीक है, कलचुरियों के समय में जो शुरुआती शासक थे कलचुरियों के, बहुत शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत ही विकास किया था। लेकिन जो बाद के उत्तरवर्ती जो कलचुरी शासक आए थे ना, वो मान के चलिए सिर्फ जनता प्रजा और राजा के बीच संबंध तक ही सीमित रह गए। उन्होंने विकास और बोलना चाहिए जो प्रगति के क्षेत्र होते हैं, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण होता है, उस पर इतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, उसी कारण उनका धीरे धीरे पतन होते चला गया। जो शक्तिशाली नहीं वो कितने दिन तक टिक पाएगा। ठीक है, उसके बाद आज इनको 1741 में जैसे कलचुरी शासन का अंत किन्होंने किया? 1741 में कलचुरी शासन का अंत किसने किया? मराठों ने किया। 1741 में कलचुरी शासन का अंत और मराठा शासन का उदय। 1741 से लेके 1854 तक मराठों का शासन रहा। इन मराठों के समय में दिक्कत ये रहती थी कि वो नागपुर क्षेत्र में रहकर, जो उनका क्षेत्र था, ठीक है, नागपुर क्षेत्र में रहकर वो छत्तीसगढ़ का प्रशासन या संचालन करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। लेकिन ये भी संभव नहीं था। ठीक है, तो ये उनकी एक कमजोरी थी। तो ये बोलना चाहिए कि मराठों के समय भी कुछ उनकी कमजोरियों का फायदा किन्होंने उठाया? ब्रिटिशों ने उठाया। तो कलचुरियों के बाद आए मराठा 1741 से 1854। 1854 में क्या होता है कि जो मराठा अंतिम शासक रहता है ना, रघुजी तृतीय, उसकी कोई संतान नहीं रहती है। तो उस समय डलहौजी की हड़प नीति चल रही होती पूरे देश में, भारत देश में। डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार क्या होता है? डलहौजी की हड़प नीति ये रहती है कि जब किसी शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसकी संतान नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश अपने अंतर्गत ले लेते थे, ब्रिटिश अपने में मिला लेते थे। ठीक है, तो वही ऐसा ही हुआ। क्या? नागपुर क्षेत्र का जो शासक था, राजा था, छत्तीसगढ़ हमारा उसके अंतर्गत था। तो नागपुर क्षेत्र का जो राजा था, शासक था, रघुजी तृतीय की कोई संतान नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद ये नागपुर क्षेत्र जो है वो ब्रिटिशों के अधीन आ जाता है। और जैसे ही नागपुर ब्रिटिशों के अधीन आ जाएगा, वैसे ही छत्तीसगढ़ 1854 में ब्रिटिशों के अधीन आ जाते हैं। अब ब्रिटिश क्या करते हैं? देखो, इसके पहले जो मराठी लोग थे ना, वो एकदम बोलना चाहिए एक सिस्टमैटिक तौर पे टैक्स वसूल नहीं कर रहे थे। धमकाते थे, डराते थे, अपने हिसाब से ही वो टैक्स की वसूली करते थे। लेकिन ब्रिटिशों की एक खासियत थी क्या? कि वो कोई भी काम करते थे तो सिस्टमैटिक तरीके से करते थे। बस अपने फायदे के लिए करते थे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से करते थे। तो उन्होंने क्या किया? इस पूरे जो क्षेत्र का है प्रशासनिक एकीकरण या प्रशासनिक व्यवस्था उसकी की, ताकि वो अच्छे उद्देश्य से नहीं की, उसको लूटना था इस क्षेत्र को। लेकिन पहले क्या बनाना था? पहले राज्य बनाना था, जिले बनाने थे, संभाग बनाने थे, तहसील बनाना था, फिर वसूली करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से चालू होता है हमारे छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र का गठन होगा ना, 1861 से चालू करेंगे, 2000 तक वो जाएगा। ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा बनेगा। थोड़ा लंबा इसलिए बनेगा क्योंकि टॉपिक बहुत फैक्ट वाइज पढ़ेंगे, स्टोरी वाइज पढ़ेंगे, तभी ये समझ आएगा। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। 1854 में ब्रिटिश शासन आ गया है। अब 1861 में क्या करेंगे? वो राज्य का निर्माण करेंगे। क्या? 2 नवंबर 1861 को वो मध्य प्रांत का गठन करते हैं। मध्य प्रांत का गठन कैसे करते हैं? देखो, ये जो क्षेत्र है ना, वो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को आपस में मिलाकर, इनके क्षेत्रों को मिलाकर एक नया प्रांत बना देते हैं, राज्य बना देते हैं, जिसको मध्य प्रांत कहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र को मिलाकर एक प्रांत का गठन करते हैं। कब? 2 नवंबर 1861 को। तो ये मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको बनाया हूँ, रफ है, ये आपके काम का नहीं है, बट समझने के लिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को। राजधानी इसकी थी नागपुर। ठीक है, रायपुर लिख दिया था मैं, उसको सुधार के हम नागपुर कर लेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर बनाया था मध्य प्रांत, और जिसकी राजधानी नागपुर थी। और राज्य बनाने के बाद ऐसा तो नहीं कि राज्य बना के छोड़ दिया, राज्य के बाद उसमें अंदर जिले भी बनाने पड़ते हैं। तो उस समय उन्होंने मध्य प्रांत में बहुत सारे जिले बनाए थे, जिसमें से 3 जिले जो थे हमारे क्षेत्र में आते थे। हमारे क्षेत्र का मतलब ये आपका
इधर मान लीजिए बिलासपुर, ऊपर बिलासपुर है और ये रायपुर और एक संबलपुर, 3 जिले बने थे। ये रफ फिगर है, बिलासपुर मान लेता हूँ, नीचे रायपुर मान लेता हूँ, इधर संबलपुर मान लेता हूँ। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एरिया, वो अपने काम कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के आप 3 जिले बना लिए। 1861 की बात खत्म। अब 1862 में आ जाते हैं। राज्य बना दिया, जिला बना दिया। अब अच्छे से और प्रशासन करना है तो संभाग बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए। 5 में से 4 संभाग इधर इधर बने और सिर्फ रायपुर जो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र था उसको एक संभाग का दर्जा दे दिया उसने। छत्तीसगढ़ का जो पूरा क्षेत्र उस समय बन रहा था ना, जो अभी बन रहा है, वो क्षेत्र को उन्होंने संभाग का दर्जा दे दिया और इसका मुख्यालय उन्होंने रायपुर को बनाया। तो अगर जीके के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रायपुर जिला कब बना, तो 1861 में बना। बिलासपुर जिला कब बना, तो 1861 में बना। संबलपुर जिला कब बना पूछेगा नहीं क्योंकि उड़ीसा में चला गया, तो 1861 में बना। इसके बाद रायपुर संभाग कब बना, तो 1862 में बना। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया था लेकिन मुख्यालय उसका रायपुर को बनाया गया था। क्लियर। तो ये 1861 और 1862 के बाद आने के बाद आप जंप कर जाइए सीधा अगली सदी में। अगली सदी का मतलब 1905 में। 1905 में टेक्निकल कुछ मिस्टेक हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसको थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि चलिए अब आ जाते हैं 1905 में। कहाँ? 1905 में। उस समय 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों का भारतीयों के प्रति, भारतीयों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन हमको भारतीय इतिहास में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी पड़ा था। तो 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन कैसे किया गया, उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो अभी वर्तमान बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल में उसको डिवाइड करना था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में क्या क्या क्षेत्र आते थे आपके, बिहार, उड़ीसा और अभी जो पश्चिम बंगाल है वो क्षेत्र आते थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बंगाल क्षेत्र था, उसको लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन के द्वारा पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बनेगा और पश्चिम बंगाल जिसमें बिहार, उड़ीसा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल क्षेत्र आते थे, वो तीनों मिलकर बनाते थे। तो हुआ क्या, जो ये संबलपुर 1905 के बंगाल विभाजन के द्वारा के समय जब वो कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास चल रहा था, तो उसने क्या किया, जो यहाँ संबलपुर जिला हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था वो उड़ीसा भाषी था, उड़िया भाषी था। तो उसने क्या किया, संबलपुर जिले को ना उड़ीसा क्षेत्र में यानी बंगाल प्रांत में डाल दिया और ये देखा कि बिहार क्षेत्र के अंतर्गत जो नागपुर पठार का क्षेत्र आता है ना, उसकी 5 रियासतें कौन कौन सी, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर और चांगबकार, उदयपुर, जो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उसकी जो सांस्कृतिक समानता हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मिलती थी। तो 1905 में जब वो बंगाल का विभाजन कर रहा था तो वो क्या किया, जो संबलपुर जिला था उसको उड़ीसा में मिला दिया और बिहार के अंतर्गत की 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया। तो ये मानते चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 रियासतें इस छत्तीसगढ़ में जुड़ गई और उड़ीसा, संबलपुर यहाँ से निकल गया। कब? 1905 में। तो इसलिए ये कहा जाता है कि 1905 में ही छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र तैयार हुआ था, यानी उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, वो दिखता कैसा है छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो ये आपका मध्य बंगाल विभाजन का इस पर प्रभाव है। तो 1905 बंगाल विभाजन, संबलपुर बंगाल प्रांत में भेज दो, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, चांगबखार, उदयपुर 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में ला दो, छत्तीसगढ़ प्रांत में ला दो, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा वर्तमान सीजी का मानचित्र अभी बना, आप देख रहे हैं, अपना रूप लेना वो चालू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं 1918 में। 1918 में क्या होता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का प्रथम रेखा चित्र तैयार किया। रेखा चित्र तैयार किया का मतलब सिर्फ ये याद रखो कि देखो 1906 में क्या होता है, 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं, यानी वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906 में, ठीक है। 1906 में वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही होता है ना कि 1908 तक आते आते उन्होंने ये देखा, यानी पांडुलिपि का मतलब एक राजनीतिक दस्तावेज है, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को उकेरा और स्वप्न के रूप में बोलना चाहिए, एक स्वप्न देखा कि हमारा भी
एक छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए, यानी ये राज्य क्यों नहीं बन सकता। तो पहली बार जो छत्तीसगढ़ की संकल्पना की थी, जो सपना देखा था, स्वप्न देखा था छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, वो किसने देखा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। और अपनी पांडुलिपि यानी एक राजनीतिक दस्तावेज होता है, पांडुलिपि में उन्होंने एक रेखा चित्र तैयार किया, ठीक है। और इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्नकार कहा जाता है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का दावा स्थापित किया, यानी इन्होंने ही बताया कि राज्य बन सकता है। उसके बाद इसके बाद कई लोग आए, कई राजनीतिक प्रयास हुए, कई संगठन बने और छत्तीसगढ़ हमारा 2000 में बना, ठीक है। तो 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा से चालू कर लीजिए, कांग्रेस के सदस्य थे, इसलिए इन्होंने स्वप्न देखा, फिर उस स्वप्न को अब दूसरों ने अपनी आंखों से देखा और वाकई में सोचा कि हमारा राज्य बनना चाहिए, ठीक है। तो 1924 में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवाज उठनी चालू होगी। 1924 में रायपुर जिला परिषद में मांग होती है। 1924 में रायपुर जिला परिषद में मांग होती है। फिर से 1861 पर है, 1862 पर है, फिर 1905 में आ गया, 1905 आने के बाद 1918 में आ गया, 1918 के बाद 1924 में आ गया। 1924 में क्या होगा? जो रायपुर जिला परिषद है ना, रायपुर जिला परिषद, उसमें पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठेगी, ठीक है। अब छोटे स्तर से चालू होगा, फिर धीरे धीरे वो सीधा संसद तक जाएगा, दिल्ली तक जाएगा, ठीक है। तो रायपुर जिला परिषद में मांग हुई। फिर 1939 में जंप कर जाओ। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, जो सालाना अधिवेशन होते हैं ना, और पंडित सुंदरलाल शर्मा उसमें सम्मिलित होने के लिए गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। तो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, यानी कि मांग के बारे में बात की। तो 1924 छोटे स्तर पर रायपुर जिला परिषद में, 1939 कांग्रेस तक बात पहुंच चुकी है। अब देखते हैं आगे विधानसभा कब जाएगी, लोकसभा कब जाएगी, राज्यसभा कब जाएगी। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन तक हो गया था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ना 1939 के बाद आप लोग आज ना 1947 आज़ादी प्राप्त हुई। 1947 आज़ादी प्राप्त होने के जस्ट दूसरे साल 1948, ये ऊपर वाला छोड़ो, ये नीचे का है, ठीक है। 1948 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। देखो अभी तक क्या हो रहा था, किसी न किसी संगठन में मांग हो रही थी, यानी बोलना चाहिए कांग्रेस के सामने मांग रखी गई, रायपुर जिला परिषद के सामने मांग रखी गई, लेकिन एक अलग से संगठन तैयार करने का जो काम किया, सबसे पहला कार्य किया, वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1948 में इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच नाम का एक संगठन बनाया। कहाँ? रायपुर में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच नाम का एक संगठन बनाया, ठीक है, 1948 में। और ये संगठन इसलिए बनाया ताकि एक संगठित रूप से हम अलग छत्तीसगढ़ की मांग कर सकें, ठीक है, 1948। उसके बाद 1955 में आ जाओ। देखो रायपुर जिला परिषद में मांग रख दी गई है, कांग्रेस के सामने मांग नहीं है, उनको बताया गया है कि हमको राज्य चाहिए, ठीक है। 1948 में एक संगठन भी बन गया। अब बड़े स्तर पर आ जाते हैं। 1955 में रायपुर क्षेत्र के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, वो मध्य प्रांत की जो विधानसभा है ना, उस विधानसभा में अलग छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखते हैं। अब देखो मध्य प्रांत की विधानसभा तक जा चुकी है कि हमको अलग छत्तीसगढ़ चाहिए, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। 1948 शोषण विरोधी मंच की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, और 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो रायपुर के विधायक थे, उनके द्वारा मांग का रखा जाना। उसके बाद आ जाते हैं 1956 में, एक संगठन बन गया था 1948 में। अब 1956 में क्या होता है? डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है होते हैं, वो राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा नाम के एक संगठन का गठन करते हैं, ठीक है। ये भी किस उद्देश्य से बनाया गया संगठन है? अलग छत्तीसगढ़ राज्य की प्राप्ति के लिए, यानी उनको बनवाने की जिद बोलना चाहिए, एक बात रखने के लिए एक बनाया गया संगठन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा किसने गठन किया? खूबचंद बघेल जी ने। कहा? राजनांदगांव में। और इस संगठन के महासचिव थे दशरथ चौबे और सहयोगी थे केयूर भूषण और हरि ठाकुर। मोस्ट आईएमपी है 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल द्वारा, दशरथ चौबे के महासचिव और हरि ठाकुर केयूर भूषण इसके सहयोगी। देखो 1948 और 1956 में ये हो गया, ठीक है। अब मांगे उठती जा रही। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब इसी समय भारत के
परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 1953 में ना हर सभी राज्यों में क्या हो रहा था, भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की बात चल रही थी कि गुजराती लोगों के लिए गुजरात हो, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र हो। ऐसे सब राज्यों में ऐसा बोला जा रहा था कि मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इसके लिए 1953 में एक राज्य भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का एक समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। 1953 में ये समिति बनी थी, भारतीय इतिहास के लिए आईएमपी है ये, और रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की 1955 में, शासन के सामने इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में। 1955 में जब इन्हें रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद उसमें विचार वगैरह करके 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, ठीक है। लेकिन 1956 में ही, इससे पहले ये सब हो चुका था, ठीक है। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था ना, तो क्या हुआ पता है, मध्य प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया 1956 में, क्लियर। लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि मांग उठ रही थी। छत्तीसगढ़ को देखो क्या था, पहले मध्य प्रांत था राज्य, उस मध्य प्रांत से क्या किया गया, मध्य प्रांत से क्या किया गया, मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश बना दिया गया। और मध्य प्रांत का जो एक हिस्सा था, बरार का हिस्सा, वो मुंबई के अंतर्गत दे दिया गया, वो मुंबई में शामिल कर दिया गया। फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, और मध्य प्रांत और मध्य प्रांत में ही जो बराड़ प्रांत था ना, उस बराड़ के जो हिस्सा था उसको मुंबई में शामिल कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया गया, इसको अलग कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश बनाकर उसी में ही शामिल कर दिया गया, यानी मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश बना दिया गया और छत्तीसगढ़ को उसी में रखा गया। यानी सीधी सी बात है, इनकी मांग को नकार दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 1956 तक का कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ईयर वाइज आप लोग फैक्ट के तौर पे इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो राज्य पुनर्गठन हो गया था, मध्य प्रदेश बन गया था। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो खूबचंद बघेल जी ने देखा कि 1956 में जो उनका प्रयास था छत्तीसगढ़ महासभा बनाने के बाद, वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, संगठन बनाते गए और प्रयास वो करते रहे, ठीक है। तो 1967 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। खूबचंद बघेल जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे, तो राज्यसभा के सदस्य थे वो 1967 में। तो उन्होंने एक बार फिर से एक नए संगठन का गठन किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, जिसका गठन किया खूबचंद बघेल जी ने। राजनांदगांव में उनका सहयोग दिया द्वारिका प्रसाद जी ने, द्वारिका प्रसाद मिश्र या तिवारी, इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन और 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन, ये दोनों गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया। उस समय वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, इस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। 1976 में फिर, यानी एक प्रकार से बोलना चाहिए कि संगठन का को बना कर पृथक राज्य की मांग हो रही थी, इतनी कोशिशें की गई थी हमारे इतिहास में, ठीक है। तो 1936 में फिर से एक नया संगठन बनता है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसने किया था, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये भी छत्तीसगढ़ की मांग के लिए बनाई गई थी। इसके बाद 1983 में इन्होंने ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। देखो, छत्तीसगढ़ महासभा 1956 खूबचंद बघेल के द्वारा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 ये भी खूबचंद बघेल के द्वारा। इसके बाद शंकर गुहा नियोगी के द्वारा दो संगठन का गठन किया जाएगा, एक 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एक छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, क्लियर। ये भी शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा ही है, इसको मैं लिखती हूँ शंकर गुहा नियोगी द्वारा, ठीक है, दोनों उन्हीं के द्वारा है। 1983 में क्या होता है, संगठन बनते जा रहे थे, लेकिन चुनाव होते हैं, चुनाव में पार्टियों का भी महत्व होता है। तो 1983 में जो पवन दीवान जी थे, श्री पवन दीवान थे, उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बना दी, राजनीतिक पार्टी बना दी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, और उन्होंने चुनाव में भी इसका अपने सीटों पे लड़े, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। तो पहली पार्टी 1983 में पवन दीवान के द्वारा बनाई गई पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, लेकिन उन्हें इतनी सफलता नहीं मिल पाई कि मांग आगे तक जा पाई। तो आपको यहाँ तक अलग अलग संस्थाओं के साथ रायपुर जिला परिषद देखें, कांग्रेस के अधिवेशन में देखें, मध्य प्रांत की विधानसभा में देखें, फिर अलग अलग संगठन देखें। अब हम आगे 10 मिनट का और वीडियो है, उसको मैं कल बना के डालता हूँ। उसमें क्या रहेगा, अभी मध्य प्रांत की विधानसभा में बात उठी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश बन चुका है।
और 1994 में ना मध्य प्रदेश की विधानसभा में मांग उठेगी, और फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मांग उठने के बाद जब संकल्प पारित होगा तो राज्य से निकल के वो चला जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की साइन, और उसके बाद 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 इसको शेयर किया करो। प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी की मदद हो जाए। टाइम निकाल नहीं पा रहा था बहुत दिन से, लेकिन कुछ लोग बहुत दिन से बोल रहे थे छत्तीसगढ़ का बना दीजिए, तो आज कोशिश किया। रेस्ट था मेरे विषय से, मेरी पढ़ाई का, तो मैंने छत्तीसगढ़ को टाइम दिया आपके भले के लिए। प्लीज़ इसको शेयर करना, और जो भी कमी लगेगी ना उसको कमेंट में जरूर करना। ओके, और ईयरफोन लगा के सुनना क्योंकि आवाज़ गूंजेगी, मेरे पास माइक अभी नहीं है। ओके बाय, समझ आ गया होगा। आगे और इसको कंटिन्यू